हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफिकल थॉट की इस सीरीज़ के अंतर्गत कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो ज्योग्राफी से संबंधित है। यह क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जर्मन के किस भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी के बाह्य खोल अर्थात भूपटल को भूगोल अध्ययन का प्रधान विषय बताया था? तो ये है आंसर इनका रिस्थोफेन महोदय। इन्होंने ही पृथ्वी का जो बाह्य खोल है, भूपटल है, उसको भूगोल के अध्ययन का प्रधान बताया था। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान के मतानुसार विश्व का अभिप्राय भूगोल के अनेक संदर्भों में कर सकते हैं, जैसे सैलानियों का विश्व, विश्व मानचित्र और विश्व व्यापार? ये स्पष्ट करने वाले विद्वान थे लेहमान महोदय। अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होती हैं? जो हमारा भूगोल है वो क्षेत्रों का अध्ययन है और जो एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कॉन्सेप्ट्स देने वाले विद्वान थे हेटनर महोदय। हेटनर महोदय ने अपनी वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि हम भूगोल का वर्णन तभी करेंगे जब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न हो। संभावितताओं का विवेचना करता है। ये ब्लास महोदय का स्टेटमेंट है। ब्लास महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया था। पांचवा प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता का यह वक्तव्य है कि भूगोल भूतल की प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन महाद्वीप, देशों, जनपदों तथा स्थानों के संदर्भ में करता है? ध्यान दीजिए, भूगोल भूतल के प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन महाद्वीप, देशों, जनपदों, स्थानों के संदर्भ में करता है। यह स्टेटमेंट है हेटनर महोदय का। अगला है, किस भूगोलवेत्ताओं ने एंडीज पर्वतीय देशों के निवासियों को अमेजन बेसिन, तटीय मैदान, द्वीपों के निवासियों से भिन्न बताया है? ध्यान दीजिए कि किस भूगोलवेत्ताओं ने एंडीज पर्वतीय प्रदेशों के निवासियों को अमेजन बेसिन, तटीय मैदान, द्वीपों व निवासियों से भिन्न प्रकृति का बताया है? हम्बोल्ट महोदय ने यह स्पष्ट किया है, क्योंकि हम्बोल्ट महोदय एक अन्वेषक थे, अवलोकनकर्ता थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक खोज किए हैं। ये यूरोप से लेकर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खोजे हैं, उनको स्पष्ट किए हैं। उन्होंने उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच पानामा नहर बनाने की बात को भी स्पष्ट किया था। अगला है सातवां क्वेश्चन, किस विद्वान ने उस बात पर बल दिया कि विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में मनुष्य सदैव समानुकूलन कर जीवित बना, वह समस्त भौगोलिक वातावरण में एकता देख उसकी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं के प्रति समायोजन कर ये स्टेटमेंट है, उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इसको स्पष्ट किया था। आठवां प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने प्राकृतिक भौगोलिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभावों का वर्णन न करते हुए उनकी सांस्कृतिक गतिविधि, अन्य सांस्कृतिक संपर्कों का क्षेत्रीय प्रारूप के संदर्भ में वर्णन किया तथा उसने पर्यावरणीय नियतिवाद नियम को नकार दिया? यानी कि निश्चयवाद नियम को यहाँ नकारने की बात की गई है। डिफोर्ड महोदय ने सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन किया। देखिए, हम लोग नियतिवाद पढ़ते हैं, संभववाद पढ़ते हैं, नवनिश्चयवाद पढ़ते हैं, प्रसंभववाद पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली देखा जाए तो सांस्कृतिकवाद है।
सांस्कृतिकवाद का कॉन्सेप्ट जो डिफोर्ड महोदय का दिया हुआ। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक किस भूगोलवेताओं की रचना है? इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक रचना सैंपल महोदय की है, जो रेडजेल की शिष्या थे और काफ़ी बड़े निश्चयवादी विद्वान थे। निम्नलिखित भूगोलवेताओं में कौन मानव भूगोल को सामाजिक नहीं प्राकृतिक विज्ञान मानता था? मानव भूगोल को सामाजिक नहीं बल्कि प्राकृतिक विज्ञान मानता था, ये ब्लास महोदय का स्टेटमेंट है। मानव भूगोल के अतिरिक्त रेडजेल के महत्वपूर्ण योगदान। राजनीतिक भूगोल में रेडजेल का योगदान है, मानव भूगोल के अलावा उन्हें राजनीतिक भूगोल का पिता भी माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि दशक में भूगोल में निम्नलिखित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया? 1950 के दशक में भूगोल में निम्नलिखित में आविर्भाव हुआ था। मात्रात्मक क्रांति का काफ़ी मात्रा में जोर चल चुका था। मात्रात्मक क्रांति का एक युग आगे बढ़ा था। जैसे कि 1939 में हम सभी जानते हैं, 1939 में जब हाटसन महोदय की पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी काफ़ी चर्चित बनी, विश्व स्तर पर प्रदेशों की व्याख्या होने लगी, क्षेत्रों की व्याख्या होने लगी, तब जाकर भूगोल में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। भूगोल को बंद किया जाने लगा कि सिर्फ साहित्य और प्रदेशों के आधार पर भूगोल की व्याख्या हम नहीं करेंगे। तब 1953 में शेफर महोदय ने एक्सपेक्टलिज्म इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखा, अपवादात्मक जिसको हम लोग कहते हैं। और उसी पुस्तक में उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि कुछ तकनीकी होनी चाहिए, कुछ सांख्यिकियों का प्रयोग भूगोल में होनी चाहिए। यानी कि 1950 के दशक में मात्रात्मक विधि और मॉडल का काफ़ी विकास होने लगा था। उसके बाद 13वां प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में, ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में बेराज महोदय ने परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल में जेनर द वी सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? जेनर्स, इसमें देखिएगा जेनर द वी मतलब लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं, ये विडाल डिला ब्लास है। इसको दूसरा नाम जेनस डी वी का लाइफ स्टाइल भी कहा जा सकता है या फिर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह समर्थन किया था कि जलवायु, इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति अल्बर्ट हर्निगटन ने समर्थन किया था। इन्होंने क्लाइमेट और सिविलाइजेशन नामक पुस्तक भी लिखी है इसी संदर्भ में। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना विडाल डिला ब्लास से संबंधित है? देखिए 4 संकल्पना है, दृश्यभूमि जीव विस्तार, गणितीय भूगोल, पार्थिव संपूर्णता, दृश्यभूमि। इसमें से विडाल डिला ब्लास का कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो टेरेस्ट्रियल हॉल, पार्थिव संपूर्णता विडाल डिला ब्लास का कॉन्सेप्ट है। निम्नलिखित में से किसने उस प्रत्यय का समर्थन किया, राज्य थल से संलग्न एक जीव है? राज्य जो है थल से संलग्न एक जीव है, रेडजेल महोदय ने किया है अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में। इन्होंने राज्य की व्याख्या जीवों के साथ की है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रादेशिक भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा की नींव डाली? प्रादेशिक भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा के नींव डालने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान हैं विडाल डिला ब्लास। लेकिन अगर यहाँ पर आपको संभववाद पूछा जाए तो भी विडाल डिला ब्लास आंसर होगा। उसके उपरांत वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है, मानव उनमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। भूगोल के इस मूलभूत तथ्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहेंगे संभववाद। क्यों? क्योंकि मानव संभववाद में सर्वोपरि होता है और इसमें यह स्पष्ट भी करता है कि वातावरण हमें अवसर प्रदान करती है, वातावरण हमें समय देती है और मानव के लिए उस अवसर को लाभ उठाना है और अपने हिसाब से काम करना है। यही संभववाद का कॉन्सेप्ट है। 20वां प्रश्न है, प्रकृति और मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए ब्लास ने फ्रांस की
सभी जानते हैं पेज। कंपेज की व्याख्या जो है बेटलिजी ने किया था, जबकि पेज की व्याख्या विडाल डी ला ब्लास ने फ्रांस के संदर्भ में किया था। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के बाहर रहने वाले जर्मन वासियों की जीवन पद्धति के अध्ययन से जुड़ा रहा? मतलब जर्मनी से बाहर रहे लेकिन जर्मन के सभी क्रियाकलापों पर उनका ध्यान था, वो है रेडजल महोदय, क्योंकि इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता, राजनीतिक भूगोल का जन्मदाता और इन्होंने राजनीतिक भूगोल में राज्यों को मानव जीवन से ही संबंधित जोड़कर अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं। किसने भूगोल को अस्थिर पृथ्वी तथा मानव के परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन के रूप में स्पष्ट किया? ध्यान दीजिए, अस्थिर पृथ्वी तथा मानव के परिवर्तनशील संबंधों के रूप में स्पष्ट किया है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने। किस भूगोलवेताओं ने भूगोल को पादप और पारिस्थितिक विज्ञान कहा है? ह्यूमन इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी बेराज। किस भूगोलवेता ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्सल में मानव संस्कृति के प्रारूप उन देशों के प्राकृतिक वातावरण की उपज है की व्याख्या की है? कार्ल सावर महोदय का है। इनकी पुस्तक है एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्सल। आज का अंतिम प्रश्न है, किस भूगोलवेताओं ने कहा भौतिक भूगोल विश्व की भौतिकी की प्रमुख समस्या उन संबंधों के सिद्धांत को निश्चित करता है जो जीवन के दृश्य घटनाओं का संबंध भूगोल की प्रमुख समस्या उन संबंधों के सिद्धांत को निश्चित करता है जो जीवन की दृश्य घटनाओं का संबंध अजैव प्रकृति से करते हैं? इसका आंसर होगा हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने ये इन चीज़ों को स्पष्ट किया है और उन्होंने विभिन्न अन्वेषणों के दौरान संपूर्ण भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया है। तो दोस्तों, आज का था हमारा ये 25 महत्वपूर्ण MCQ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें। साथ ही आज यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।